हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी, और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है पार्ट 2। और इससे पहले एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम सत्ता में साझेदारी की जो चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम सत्ता में साझेदारी के अर्थ को और उसके रूप को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सत्ता में साझेदारी से क्या अर्थ है? तो देखो, सत्ता क्या होती है? जिस किसी देश में कोई भी शासन व्यवस्था होती है जिसके द्वारा देश चलाया जाता है, कोई एक सरकार होती है, तो वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। अब उस सरकार में जो वहाँ के देश के नागरिक या लोग, जो समूह है, उनकी साझेदारी को ही सत्ता की साझेदारी की जाती है। जो सरकार काम कर रही है किसी देश में, जो शासन व्यवस्था काम कर रही है, उसमें किस किस समूह और वर्ग और विभिन्न विभिन्न जातियाँ जो देश में होती हैं, उन सभी की अगर सरकार में, सत्ता में, शासन में साझेदारी है तो वो क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। जरा हम देखो, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके आंसर को देखते हैं, देन हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह, सदस्य और लोग क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। और सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र में अक्सर सभी को क्या होता है? भागीदारी बनाया जाता है शासन व्यवस्था में, सरकार में। और इसीलिए लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी को माना जाता है कि ये जो लोकतंत्र की आत्मा होती है। और लोकतांत्रिक सरकार सभी नागरिकों की भागीदारी होती है, क्योंकि आपने डेफिनेशन भी देखोगे लोकतंत्र की, लोगों में से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुना गया जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। कि वही जो व्यक्ति लोगों में से चुना गया है, लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों में से ही हमने चुना है और लोगों के द्वारा ही उसका चुनाव किया गया है, और लोगों के लिए वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि हमारे आज हम देखें, प्रधानमंत्री हैं, वो किन्ने लोगों में से ही हमारे हम में से ही हैं एक व्यक्ति, और जिनको हमने क्या करा? चुना, और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? लोकतंत्र है। अब इसी तरीके से देखें तो जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, उसके और सत्ता के अलग अलग रूप होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की भागीदारी के विभिन्न रूप हैं। तो आज आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसके सत्ता के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट है वो उस कहते हैं क्षैतिज वितरण। जो सत्ता का क्या होता है? शासन में क्षैतिज वितरण, मतलब कि जो सत्ता होती है, जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो क्या होती है? क्षैतिज रूप से वितरित होती है। क्षैतिज रूप क्या होता है? कि भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें क्या होता है? एक विधायिका होती है, इसमें विधायक लिख दिया बट विधायिका होना चाहिए। तो विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। और कार्यपालिका अपना अलग कार्य करती है और विधायिका अपना अलग करती है। जैसे कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को बनाने का काम करती है, और विधायिका, कार्यपालिका कानूनों को बनाती है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है वो कानूनों को बनाती है, विधायिका क्या करती है? लागू करती है। न्यायपालिका उससे संबंधित जो कानून बनाया गया है, जिसको लागू किया जा रहा है, अगर उसमें कोई कमी आ रही है, मान लो कि कोई उन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको दंड देगी। तो इस तरीके से, और इस व्यवस्था में जो क्षैतिज वितरण होता है ना, सत्ता का जो क्षैतिज रूप होता है, क्षैतिज रूप होता है, उसमें क्या होता है? तीनों अंग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का पालन करते हुए एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। इन तीनों के बीच में क्या होता है? सत्ता एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। अगर कोई अधिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, अगर कार्यपालिका अधिक शक्तियों का प्रयोग कर रही है, तो विधायिका उस पर नियंत्रण करेगी। इसी प्रकार से अगर न्यायपालिका कोई, मतलब विधायिका ने कोई गलत निर्णय लिया, किसी गलत कानून को लागू करा, तो न्यायपालिका इस पर क्या करेगी? दबाव डालेगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं, और कोई भी अंग मनमानी असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। तीनों ही मिलजुल कर आपस में काम करेंगे। तो ये सरकार के 3 अंग आ जाते हैं, और इसको सत्ता का भी एक क्षैतिज रूप बताया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखें तो उधारधर जो रूप होता है उसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे कि इंडिया में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जैसे आप देखते हो ग्राम पंचायत होती है, तो लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करते हैं। राज्य के माध्यम से करते हैं, कि दिल्ली है, दिल्ली एक राज्य है, तो दिल्ली के माध्यम से हम राज्य सरकार बनाते हैं ना। इसी तरीके से हम नगर पालिका या नगर निगम की चुनाव करते हैं ना,
और इसी तरीके से हम केंद्र का भी चुनाव करते हैं, जैसे केंद्र सरकार होती है हमारी मोदी जी का, उनका भी चुनाव करते हैं। तो ये जो उदारधन जो वितरण होता है, इसमें क्या होता है, सत्ता की जो बंटवारा होता है वो क्या होता है, 3 स्तर पर होता है। 3 स्तर की सरकारों में, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें सत्ता का वितरण होता है। इसमें कोई भी, बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप आराम से अगर एक बार पढ़ेंगे और इसको अभी वीडियो को अगर समझ नहीं आए तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सामाजिक समूह और भाषाई और धार्मिक में सत्ता का बंटवारा। अब देखो क्या होता है कि भाई अधिकतर तुमने देखा होगा कि हर एक देश में कई सारे देश होते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं, अलग अलग प्रकार भाषा के लोग रहते हैं, है ना। तो उनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। तो इनके बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ पर देखो तो महिलाओं, जैसे कि महिलाएं को सत्ता में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, तो उनको क्या करा जाता है, आरक्षण दिया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, सत्ता में भागीदारी कर सकें। ऐसे ही कुछ SC ST देखे होंगे आपने, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, या फिर SC हो गए, शेड्यूल कास्ट, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो उनको क्या होता है, आरक्षण देकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और बेल्जियम में क्या करा गया था, इसके लिए एक सामुदायिक सरकार का उदाहरण हम देख सकते हैं कि हर एक वर्ग के लिए क्या कर रखा था, सामुदायिक सरकार का इसमें डाला गया था कि भाई कोई भी एक भाषा वाला समुदाय अपनी सरकार बना सकता है और कानून निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से सामाजिक समूह और भाषाई और धार्मिक में भी क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। तो ये किस प्रकार होता है कि समाज में अगर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहे हैं, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत का समाज है, इसमें तुम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, काफ़ी सारे लोगों को देखते हो। तो इनको क्या कहा जाता है, अगर मान लो ईसाइयों को, या फिर मान लो हमारी हिंदू धर्म में ही देख लो, अगर कोई निचली जाति है, दलित है, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या करते हैं, हम आरक्षण देते हैं। आरक्षण देते ना, तभी तो उनकी सत्ता में भागीदारी बनती है। जैसे अंबेडकर कहते थे कि दलितों, उस समय जो अंबेडकर क्या थे, दलित समुदाय से थे, तो अंबेडकर ने कहा था कि अगर दलितों की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना है तो आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए, तभी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सामाजिक समूह और भाषाई धार्मिक क्या करते हैं, सत्ता में बंटवारा, इस तरीके से उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, उनकी साझेदारी की जाती है कि उनको आरक्षण दिया जाता है। विभिन्न समूह को देने का उद्देश्य यह है कि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझने लगें। और ये जो साझेदारी देने का मतलब ये है कि इन लोगों को ये ना लगे, क्योंकि इनकी तो पहुंच होती नहीं है, आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं और फाइनेंशियल पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो ये इनको इसलिए दिया जाता है ताकि ये अपने आप को अलग ना समझे शासन से, है ना। शासन से जुड़े रहें, वो ये समझें कि शासन हमारे लिए काम कर रहा है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, सत्ता में साझेदारी होती है। ये 3 रूप थे। अब आते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। अब आप पर अब अभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, भैया सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अपना पक्ष रखें। तो आपको क्या बताना है कि इसमें यही लिखना है कि सत्ता की साझेदारी की वजह से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव कम होता है। अब क्या होता है, सबको क्या होता है, साझेदारी मिलती है, सब शासन में भागीदारी करते हैं, तो विभिन्न समाज के जो समूह होते हैं ना, उनके बीच में टकराव कम होता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर हम समाज में रहते हैं, जैसे हम समाज में रहते हैं, ऐसे ही हमारी क्लासरूम होती है। तो क्लासरूम में अगर कोई मॉनिटर बन जाता है या कोई सर किसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो बुरा लगता है ना, समान भागीदारी नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से अगर समाज में एक व्यक्ति को, एक समूह को ज़्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है सत्ता में, शासन में, तो दूसरा समूह बुरा मानेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर सत्ता में सबकी साझेदारी होगी तो इससे क्या होगा, सामूहिक जो समूह के बीच में, सामाजिक समूह है, उनके बीच में टकराव कम होगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के अनुकूल है। लोकतंत्र की परिभाषा ही है लोगों का शासन। तो सत्ता का जो भागीदारी है वो लोकतंत्र के बिल्कुल मिलती जुलती है, लोकतंत्र से एकदम घुल मिलकर चलती है, तो उसके अनुकूल होती है। और ये राजनीतिक उतार चढ़ाव को कम करता है। मतलब राजनीति में जो होता है ना उतार चढ़ाव, कि भाई कोई समूह आंदोलन करने लगा, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो ऐसी स्थितियां कम आती हैं जब सबकी साझेदारी होती है। क्योंकि सबकी साझेदारी होगी तो सब अपने हितों के लिए शासन में काम करेंगे, अपने लिए, अपने भले के लिए काम कर पाएंगे। सत्ता में लोग अधिक से अधिक भागीदारी करते हैं। सत्ता में क्या होते हैं, लोग अधिक से अधिक। अब क्या होता है, लोग जब सत्ता में सबकी साझेदारी की बात आती है तो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं कि भाई हाँ, मेरे को भी अब इसमें हिस्सेदारी मिल रही है तो मैं भी बढ़ चढ़ के भाग मिलूंगा। तो क्योंकि अहमियत मिलने लग जाती है, तो ये कारण होता है। तो ये आप क्या करोगे, लिखोगे किसमें, अपने पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, अपना पक्ष रखें, तो आप इस प्रकार रख सकते हैं। और दूसरा, ये अब एक क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जो सत्ता के स्वरूप, जो सत्ता की साझेदारी के जो स्वरूप होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें कई बार अंतर करने को आ जाता है क्वेश्चन
कि भाई अब सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर कीजिए। तो देखो इसमें सेम है जो मैंने बताया था। देखो ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सरकार होती है वो कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की होती है, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, है ना। और सत्ता का बंटवारा होता है 3 सरकारों के बीच में। और इसमें क्या होता है, जो उच्चतर वाला क्या होता है, निम्नतर सरकार की होती है। उच्चतर तथा निम्नतर सरकारें होती हैं। इसमें क्या होती हैं, एक उच्च सरकार होती है, एक निम्नतर। जैसे कि केंद्र सरकार हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी होती है, राज्य सरकार छोटी होती है, उससे छोटी हमारे नगर पालिका नगर निगम होते हैं, है ना, इस प्रकार। तो इसमें सरकारें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उच्चतर होती हैं और निम्नतर होती हैं। और इसमें जो निम्नतर अंग होते हैं ना सरकार के, वो उच्चतर अंग पर निर्भर करते हैं। जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के ऊपर क्या है, हमारा जो स्थानीय शासन होती है, जो ग्राम पंचायत गांव होते हैं, राज्य पर केंद्र पर निर्भर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उनके नियंत्रण में होते हैं, अधीन होते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये तुम ऊर्ध्वाधर वितरण का एग्जाम्पल इस तरीके से तुम इसका लिख सकते हो अंतर। अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो क्षैतिज में क्या अंतर है इसके बजाय। अब देखो क्षैतिज में क्या है कि इसके अंतर्गत जो सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हुए अपनी अपनी शक्तियों का पालन करते हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, अलग अलग तरीके से बांटी गई होती हैं। और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, इनके बीच शक्तियों का संतुलन होता है। प्रत्येक अंग क्या करता है, एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं और इनके बीच में शक्तियों का संतुलन भी होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि क्षैतिज वितरण में ये अंतर लिख सकते हो, ऊर्ध्वाधर वितरण में वो अंतर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको 3 या 4-5 नंबर जो भी होंगे मिल जाएंगे आराम से। तो आप इस तरीके से, ज़्यादा बिल्कुल बहुत सिंपल है। एसएसटी आपकी बहुत सिंपल है, तो इतना प्रेशर नहीं लेने का। हम धीरे धीरे पूरा कोर्स भी करेंगे, बस चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करते रहो यार। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे हैं, सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। अब सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा, जैसे हमने बेल्जियम देखा, श्रीलंका देखा, या हमारे भारत में ही देख लेते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं। तो इनके बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाता है, देखो क्या होता है। तो इसमें देखो विभिन्न समूहों जैसे भाषाई धार्मिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए। जितने भी समूह हैं, धर्म है, उनको समान प्रतिनिधि दिया जाए। जैसे कि कहाँ पर दे रखा है, बेल्जियम में। तो एक तो वो तरीका अपनाया जा सकता है। दूसरा, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, महिलाओं को क्या करना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण के द्वारा महिलाओं को हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। और अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण दिया जाए। जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या समाज में कम होती है, उनको क्या होना चाहिए, उन लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, कोटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो खड़े होकर उम्मीदवार के तौर पर सत्ता में भागीदारी कर सके। और जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा आदिवासी, उनको क्या करा जाए, उनको कुछ ऐसी सरकारी नीतियाँ, सरकार ऐसी कुछ नीतियाँ बनाए जिससे उनको सत्ता में साझेदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर सत्ता की साझेदारी का। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद लगती है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट में बताएं और कितना बेटर कर सकते हैं और कितना अच्छा हो सकता है। और जितने डाउट हैं सारे क्लियर होंगे, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार।